मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैंने आप लोगों को मर्केंटाइल लॉ के कई चैप्टर्स बता दिए थे और आज इसी श्रृंखला में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में आता है, हालांकि उसमें कोई नवीन बात नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसका आप जब भी कोई किसी प्रश्न का जवाब देते हैं तो कई बार होता है कि प्रश्न अलग अलग तरीके से नज़र आते हैं, लेकिन उनका कंटेंट अगर हम देखें तो सेम होता है, किंतु स्टार्टिंग हमें उस प्रश्न को देखते हुए करनी होती है। तो मैंने आप लोगों को मर्केंटाइल लॉ के तहत पढ़ाया था कि एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या है, और उसके तहत मैंने आपको सारे जितने भी बिंदु थे वो समझाए थे। अब उसी से संबंधित एक प्रश्न आता है परीक्षाओं में, और वो प्रश्न है सभी अनुबंध ठहराव है किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है, बच्चे जवाब भी देते हैं, लेकिन जो इसका मेन जो इसका है कि सभी अनुबंध ठहराव है किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं है, ये जो बात पूछी गई है, इस बात का जवाब देते हुए हमें एक वैध अनुबंध के आवश्यक गुण बताएं। कई बार प्रश्न आता है कि अनुबंध से आप क्या समझते हैं, वैध अनुबंध के आवश्यक गुण बताइए। तो बच्चे जो होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो इस तरीके से जवाब देते हैं कि अनुबंध की क्या परिभाषा है, और अनुबंध की परिभाषा को बताते हुए फिर वो सीधे सीधे एक वैध अनुबंध के आवश्यक गुणों पर आ जाते हैं। तो ये तो एक सीधा प्रश्न, बात को पूछने का एक सीधा तरीका, लेकिन इसी बात को कई बार घुमा फिरा के जब पूछा जाता है तो प्रश्न इस तरीके से, जो अभी मैंने आपको बताया कि सभी अनुबंध ठहराव है किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं है, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो दोनों प्रश्न वैसे लगभग उनके जवाब का जो कंटेंट होगा वो कंटेंट तो लगभग समान होगा, किंतु जवाब देने का, उसको शुरू करने का तरीका जो है वो अलग अलग होगा। तो मैं आज आपको इसके तरीके को बताऊंगी कि सभी अनुबंध ठहराव है और सभी ठहराव अनुबंध नहीं है। तो इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला, सभी अनुबंध ठहराव है, दूसरा, सभी ठहराव अनुबंध नहीं है। ये दो भागों में ये प्रश्न आपका विभक्त है, और इन दो वाक्यों में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो अनुबंध और दूसरा है ठहराव, यानी कि जोर दिया गया है अनुबंध पे और ठहराव पे। तो अनुबंध की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी स्टार्टिंग में, फिर एक वैध अनुबंध के आवश्यक गुण बताए थे, उसके तहत भी मैंने अनुबंध की परिभाषा आप लोगों को बताई थी। उसी क्रम में मैं आप लोगों को वापस बताऊंगी कि पहले आपको बताना है कि इस प्रश्न के तहत ये बात पूछी गई है, तो पहले आपको अनुबंध की परिभाषा बतानी है। तो आप अनुबंध की परिभाषा वैसे तो विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीके से दी गई है, किंतु भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत धारा 2H में इसकी परिभाषा दी गई है, और 2H में जो परिभाषा दी गई है वो इस रूप में दी गई है कि सभी अनुबंध व ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। यानी अनुबंध को उन्होंने क्या माना, ठहरा। ठीक है ना, अब आप समझ गए होंगे कि इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषा में ही कह दिया गया है कि अनुबंध वह ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। तो अनुबंध बनने के लिए ठहराव को होना जरूरी है। अभी मैं आगे इसको समझाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको ठहराव की भी परिभाषा बता देती हूँ। ठहराव की परिभाषा वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ धारा 2C में, कि वचन या वचनों का समूह जिसमें प्रत्येक वचन एक दूसरे का पुण्य या आंशिक प्रतिफल होता है। तो ठहराव जो है वो वचन है। वचन क्या है, स्वीकृत प्रस्ताव है। तो ठहराव इज इक्वल टू वचन, वचन इज इक्वल टू प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। तो यहाँ तक होता है। तो ठहराव जो है वो प्रस्ताव और स्वीकृति है, वही ठहराव कहलाता है। और अनुबंध को जब अभी मैंने जस्ट पहले आप लोगों को बताया कि अनुबंध की परिभाषा के बारे में, तो अनुबंध के बारे में मैंने आपको बताया कि अनुबंध वो ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। यानी अनुबंध के लिए अब हम अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, अनुबंध इज इक्वल टू ठहराव प्लस प्रवर्तनीयता। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में मैं इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँ तो अनुबंध इज इक्वल टू प्रस्ताव प्लस स्वीकृति प्लस प्रवर्तनीयता। तो इस रूप में जो है वो अनुबंध हो गया, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति प्लस प्रवर्तनीयता।
तो अब दोनों में डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस है कि प्रत्येक अनुबंध ठहराव होता है किंतु प्रत्येक ठहराव अनुबंध नहीं होता। तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है कि अनुबंध तो ठहराव इसलिए होता है कि अनुबंध में प्रस्ताव और स्वीकृति होना मस्ट है, अपरिहार्य है, और उसके साथ उसमें एक चीज और ऐड होती है, और वो ऐड जो हुई है चीज ठहराव के साथ, वो ऐड हुई है प्रवर्तनीयता। दूसरे शब्दों में इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एनफोर्सिबिलिटी। प्रवर्तनीयता का मतलब परिवर्तनीयता से नहीं है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्रवर्तनीयता जब लिखना होता है तो वो लिख देते हैं परिवर्तनीयता, जो टोटली गलत है। प्रवर्तनीयता इसका मतलब है एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी यानी कि कोई भी बात जो है कानूनी रूप से लागू करवाई जा सके, वो तत्व या वो गुण जिस चीज में मौजूद होता है, वहाँ पर हम ये कहते हैं कि उसमें प्रवर्तनीयता है। ठीक है ना? किसी भी चीज़ में जब कानूनन लागू होने की टेंडेंसी होती है, तब हम उसको प्रवर्तनीयता तत्व से जोड़ सकते हैं, मान सकते हैं कि उसमें प्रवर्तनीयता का तत्व है। तो प्रस्ताव और स्वीकृति के साथ जब प्रवर्तनीयता वाला फैक्टर जुड़ जाता है तो वो अनुबंध कहलाता है। लेकिन जब केवल महज प्रस्ताव और स्वीकृति ही है तो उसको हम ठहराव या एग्रीमेंट कहेंगे, और जब ठहराव और एग्रीमेंट है तो उसमें हम उसे कानूनी रूप से लागू कर पाए, ये जो बात है वो पॉसिबल नहीं है। हम उसको जब तक उसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं ला देते, यानी जब तक हम उसको अनुबंध की तरफ अग्रसर नहीं करते, अनुबंध के रूप में परिवर्तित नहीं करते, तब तक वो महज और महज ठहराव ही रहेगा। तो इसलिए अब वापस में आपको ये सेंटेंस जो स्टार्टिंग का है, तो आपको जब भी इसे पूछा जाए तो पहले तो आप बताओगे कि भाई इसके तहत दो बातें दी गई हैं और उन दो बातों में दो बिंदु उभर कर आ रहे हैं, वो दो बिंदु क्या हैं और वो किस रूप से एक दूसरे से अलग हैं। तो अनुबंध तो ठहराव हुए बिना हो ही नहीं सकता, उसमें ठहराव। अब मैं इसको और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि एक शब्द में यदि हम कहें कि अनुबंध ठहराव तो एक नींव है। ठीक है, ठहराव एक नींव है, यानी कि किसी भी अनुबंध को जब हम करना चाहते हैं या अनुबंध का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए नींव के रूप में ठहराव का होना जरूरी है। और उसमें हम फिर जब नींव बन जाती है तो आगे हम फर्दर कंस्ट्रक्शन करते हैं। फर्दर कंस्ट्रक्शन यानी उसमें ईंट चूना करके उसको बिल्डिंग को ऊंचा उठाते हैं। तो यहाँ पर फर्दर उसको अनुबंध के फर्दर कंस्ट्रक्शन यानी कि उसको अनुबंध के रूप में परिवर्तित करने के लिए जब हमने ठहराव कर लिया तो उसके ऊपर हमें प्रवर्तनीयता वाला फैक्टर जो है वो हम उसको आगे कंस्ट्रक्शन के रूप में ऐड करेंगे, तब जाकर के वो जो है अनुबंध की इमारत खड़ी होती है। इसलिए अनुबंध के लिए ठहराव रूपी नींव का निर्माण का होना जरूरी है, और उस नींव के ऊपर अनुबंध रूपी इमारत खड़ी होती है जब उसमें प्रवर्तनीयता या एनफोर्सिबिलिटी ऐड कर दी जाती है। इसलिए अगर हम और इसको और मैं आपको समझाऊं तो मैं ये कहूँगी कि ठहराव जो है वो नींव तो नींव ही होती है, उसको मकान का नाम नहीं दे सकते। ठीक है ना, मकान का नाम कब देंगे जब हम उसमें ऊपर ऊंची और चुनाई होगी, उसमें सीमेंट होगी और जितना भी उसका जो टेक्निकल जितनी भी जरूरत है वो पूरी होगी, तब जाके वो अनुबंध जो भवन है वो निर्मित होता है, उसी प्रकार से अनुबंध का निर्माण होता है। तो अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब उसमें प्रवर्तनीयता कैसे लाई जाए, यानी किसी भी ठहराव को अनुबंध कैसे बनाया जाए, बात ये आ गई। ये ठीक है, अगर वो है तो प्रवर्तनीयता हम कैसे लाएं, तो इसके लिए फिर मैंने आप लोगों को पहले भी पूर्व बताया था। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक ठहराव अनुबंध है बशर्ते वो ऐसे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया जाए जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं तथा जो वैध उद्देश्य एवं प्रतिफल हेतु किए गए हैं, तथा आवश्यकता होने पर वो लिखित, हस्ताक्षरित और रजिस्टर्ड और प्रमाणित भी हो। ये बात कही गई भारतीय अनुबंध अधिनियम 10 के तहत, यानी कि इसमें ये सारी बातें जोड़ दी गई हैं जो कि एक वैध अनुबंध के लिए हमारे कानून के द्वारा अनिवार्य मानी गई है। वैध अनुबंध के क्या आवश्यक गुण होने चाहिए वो मैंने आपको जो अध्याय है उसमें बताया कि पहली बात तो न्यूनतम 2 पक्षकार होने चाहिए, क्योंकि कम से कम 2, अधिक कितने भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते, क्योंकि प्रस्ताव और स्वीकृति 2 अलग अलग चीज़ है, जो कि उसके लिए 2 पक्षकारों का होना जरूरी है। ठीक है, उस प्रस्ताव और
स्वीकृति जब उनके पक्षकारों के बीच में है तो उनके बीच में फिर वो ठहराव का निर्माण होना जरूरी है। ठहराव का निर्माण है, उसमें सहमति, स्वतंत्र सहमति, पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता, प्रतिफल का होना, प्रतिफल और उद्देश्य का वैध होना, ये सारी की सारी बातें इसमें जो ठहराव है उसमें पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का भी होना चाहिए। मात्र इससे कि उसमें वो टेंडेंसी उनके प्रस्ताव और स्वीकृति में एक अनुबंध वाली है, क्योंकि पक्षकारों का इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है, तो उस स्थिति में भी वो जो ठहराव ही माना जाएगा, अनुबंध होगा। जो ठहराव जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो निश्चित होनी चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए, किसी भी प्रकार से भ्रामक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से असंगत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनमें सम्मति का होना, सम्मति यानी कि एक ही समय पे एक ही भाव से पक्षकारों में ने जो एक दूसरे से प्रस्ताव और स्वीकृति की है, वो सारी बातें इसके अंतर्गत होनी चाहिए। कई बार अब मैं आपको बता दूं कि अब ये सारी बातें तो हैं एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण के तहत। अब इसमें और कुछ बातें ऐसी कि कई बार क्या होता है कि कुछ जो प्रस्ताव होते हैं वो प्रस्ताव इस प्रकार के होते हैं जो कि प्रवर्तनीयता की बात नहीं रखते, इसलिए वो ठहराव तो हो जाते हैं किंतु वो अनुबंध का रूप धारण नहीं करते, इस वजह से उनमें प्रवर्तनीयता नहीं आ पाती है। तो ये बात अब किस प्रकार से मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। कई बार हमारा पारिवारिक जीवन होता है, हमारा सामाजिक जीवन होता है, और उस पारिवारिक और सामाजिक जीवन में हम अनायास ही कितने प्रकार के वो ठहराव एक दूसरे से कर लेते हैं, कितने ही ठहराव हम एक दूसरे से कर लेंगे और हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप अपने फादर से, बच्चा अपने फादर से कहता है कि भी मेरे को कोई किसी उसकी इच्छा होती है, कोई उसकी आवश्यकता होती है, उस इच्छा और आवश्यकता की डिमांड वो अपने घर वालों से करता है। उस स्थिति में यदि उसके फादर बच्चे के कहते हैं कि अगर तुमने परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लेकर तुम पास हुए तो मैं तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति कर दूँ, और वो बच्चा इतने परसेंट मार्क्स से पास भी हो जाता है, फर्स्ट डिवीज़न लाता है, और फादर से जब वो ये कहते हैं कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि, प्रॉमिस यानी वचन, वचन यानी एग्रीमेंट, कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं इतने फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाऊंगा तो आप मुझे जो है एक स्कूटी दिलाएंगे, तो अब आप मुझे दिलाइए। तो यहाँ पर उसके फादर की कुछ फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो मना कर देते कि बेटा अभी मैं नहीं दिला सकता और थोड़े टाइम ठहर जाओ, या अभी मैं नहीं दिला सकता। तो उस स्थिति में क्या वो बच्चा अपने फादर के ऊपर इस तरीके का कोई शू कर सकता है? नहीं ना। तो इसका मतलब कि वो पारिवारिक ठहराव पक्षकारों के बीच में आपस में एक दूसरे से किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक संबंध जो थे, उस बात को, उस प्रॉमिस को करते समय ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि वो एक दूसरे से कोई वैधानिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने मित्र को, उसके परिवार को डिनर पे इनवाइट करता है और खूब अच्छे से इंतज़ाम डिनर का करता है, और अचानक उस मित्र का परिवार किसी घटना के घटित होने से डिनर पर नहीं जा पाता, तो क्या वो फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को, जिसे उसने खाने पर इनवाइट किया है, कोई उस पर कोई कोर्ट में कोई कार्रवाई कर सकता है? वो ऐसा नहीं करना, क्योंकि उनका पहली बात वही, यहाँ पर भी वही बात होगी कि उनका कोई ऐसा वैधानिक संबंध स्थापित करने का कोई उद्देश्य भी नहीं था। हालांकि उसने बहुत पैसे खर्च कर दिए थे, 1000-1500 रुपये उसने उनके डिनर की व्यवस्था करने में कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद वो न तो उनके ऊपर कोई केस कर सकता है, न ही उनसे कोई कंपनसेशन मांग सकता है, क्योंकि इस प्रकार की सामाजिक प्रकृति के ठहराव, तो पारिवारिक प्रकृति के ठहराव हो गए, या सामाजिक प्रकृति के ठहराव हो गए, या राजनीतिक प्रकृति के ठहराव हो गए, तो किसी भी प्रकार की इस प्रकार की अगर कोई प्रकृति होती है तो वो जो ठहराव होते हैं वो ठहराव ही माने जाएंगे, वो अनुबंध का रूप धारण नहीं कर पाते। उसी प्रकार से व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, बाजी के ठहराव, लोक नीति के विरुद्ध किए जाने वाले ठहराव, अस्पष्ट अर्थ वाले ठहराव, या निष्पादन की असंभवता वाले ठहराव। बहुत सी स्थितियाँ ऐसी जिनमें हम उस वक्त अनुबंध तो कर लेते हैं, लेकिन इन वजह से वो ठहराव जो है वो ठहराव ही बन के रह जाते हैं,
वो अनुबंध का रूप धारण नहीं कर पाते। एक को मैं और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव होते हैं। एक्स जो है वो वाई को कहता है कि मैं तुम्हें जो है या तो अपना हरा स्कूटर या मैं अपना वाइट स्कूटर मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक स्थिति जो है वो अस्पष्ट है, उनकी शर्तें ही क्लियर नहीं है कि वो कौन सा वाला जो है वो उन्हें बेचना चाहता है। तो जब तक वो बात क्लियर नहीं होती तब तक वो जो ठहराव है वो अनुबंध का निर्धारण नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से मैं आपको और किसी असंभव कार्य को करने के ठहराव, असंभव कार्य को करने के ठहराव एक्स वाई से कहते कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा बशर्ते कि तुम आसमान के तारे तोड़कर ले आओ। तो वो उसको 1 करोड़ रुपए दे देगा तो क्या दूसरा व्यक्ति आसमान के तारे तोड़कर ला सकता है? ऐसा करना संभव नहीं है। तो